यार, भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच काफी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। आज तीसरे दिन के अख्ताम पर इंडिया को इस वक्त 244 रन की सबकत हासिल है और इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 407 रन बनाने के तमाम खिलाड़ी आउट हो गए भारत के 587 रन के जवाब में। मजमूई तौर पर वैसे तो इंडिया को 180 रन की सबकत हासिल हुई, लेकिन आज जब खेल का इख्तिताम हुआ तो मजमूई तौर पे इंडिया को 244 रन की बरतरी हासिल है और उसकी 9 विकेटें बाकी हैं। आज जब खेल स्टार्ट हुआ तो मोहम्मद सिराज ने दो बैक टू बैक विकेटें ली, जो रूट और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की। बेन स्टोक्स मुझे परफॉर्म करते नजर नहीं आ रहे। एज अ कैप्टन उनको परफॉर्म करना चाहिए था विद द बैट, क्योंकि बेन स्टोक्स अपनी बैटिंग से ज़्यादा माने जाते हैं। ऑल्दो वो ऑलराउंडर है, लेकिन अपनी बैटिंग के जौहर दिखाने की वजह से बेन स्टोक्स हमेशा मशहूर हैं और जाने जाते हैं। लेकिन बेन स्टोक्स आज जिस तरह से पहली गेंद पर आउट हुए तो ऐसा लगा कि जब 5 विकेटें गिरी 84 रन पे इंग्लैंड की, इंडिया की मैच तो ऑलरेडी हाथ में आ चुका था उस वक्त, और इंडिया कम से कम 350 प्लस की तो बरतरी हासिल कर लेगा, तो 300 रन की तो सफलत हासिल कर ही लेगा आराम से। लेकिन जिस तरह से जेम्स स्मिथ ने आके हैट्रिक बॉल बचाई और फिर सैकड़ा मारा, क्या धुआंधार बैटिंग की उस अंडर प्रेशर सिचुएशन में। जिस मुश्किल से जेम्स स्मिथ ने निकाला है अपनी टीम को विद हैरी ब्रुक और जेम्स स्मिथ की जो पार्टनरशिप थी 303 रन की, उसने इंग्लैंड को इस मैच में मजीद कोलैप्स होने से बचा लिया, वरना इंग्लैंड का सत्यानाश हो जाता आज के दिन। जिस तरह से जेम्स स्मिथ ने बैटिंग की है, 184 पर नॉट आउट रहे। हैरी ब्रुक 158 रन बनाए, शानदार बैटिंग की। हैरी ब्रुक की विकेट गिरी और उसके बाद फिर इंग्लैंड की 5 विकेटें, लास्ट 5 विकेट्स 20 रन पे गिर गई। जिस तरह से इंडिया की लास्ट 6 to 7 विकेट्स इन द फर्स्ट टेस्ट मैच दे वर कोलैप्स्ड। गालिबन सेकेंड इनिंग से मुझे याद है कि 30 रन पे कोई 6 विकेटें उनकी लास्ट गिर गई थी। ये जो 5 विकेटें इंग्लैंड की गिरी लास्ट 5 विकेट्स, इसकी वजह से इंग्लैंड एक मरतबा फिर बैक फुट पे चला गया और 180 रन की बड़ी सब्सटेंशियल लीड हासिल की इंडिया ने, जो कि अब 244 रन की हो चुकी है। 9 विकेटें भी बाकी हैं। कम अज कम ये लीड अगर चलो 100 रन की भी होती ना, तो हम चलो कह सकते थे कि चलो यार 100 रन की लीड है तो चलो मामला कुछ समझ जाएगा, इंग्लैंड के हक में होता, कुछ नजर आ जाता है। लेकिन 180 रन की बड़ी सब्सटेंशियल लीड है। अब इंग्लैंड के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दूसरी इनिंग्स में इंडिया को जल्द अज जल्द आउट करे। यूँ समझूं कि 100-150 रन से ज़्यादा इंडिया इजाफा ना करे। अगर इंडिया ने कम से कम, मैं कहता हूँ कि 400 रन की भी लीड ले ली, 400 एंड अबव, इंग्लैंड के लिए फिर ये टेस्ट मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीतना तो दूर की बात, क्योंकि हर दफ़ा 350 प्लस चेज नहीं होते। और पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में चेस किए थे, 370 प्लस का टारगेट चेस किया था। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 400 प्लस का टारगेट दिया जाए, क्योंकि 400 का अबव एंड टारगेट होता है टेस्ट मैच में, एक साइकोलॉजिकली बड़ा अगली टीम पर एडवांटेज होता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए इंडिया की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि बुमराह के ना होने की वजह से इंडिया की फास्ट बॉलिंग में फर्क तो पड़ा है। ऑल्दो 84 में 5 विकेटें इंडिया ने ले ली थी, लेकिन जो 303 रन की जो पार्टनरशिप बिल्डअप हुई, मैन ऑफ क्राइसिस का कलीदी किरदार अदा किया बिलखुसूस जेम्स स्मिथ ने, और साथ में हैरी ब्रुक ने भी, दोनों ने मिलकर टीम को मुश्किल तरीन वक्त से निकाला। देखिए, ये होती है परफॉर्मेंस। वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। परफॉर्मेंस ये होती है कि आप टीम को मुश्किल से निकालें। वो प्लेयर किंग कहलाता है जो टीम को मुश्किल से, टीम को मैं कहूँगे बहरान से निकाल दे। ये नहीं कि बस सोशल मीडिया पे किंग कॉन्ग बन जाओ, ऐसा नहीं होता। देखिए आज जेम्स स्मिथ ने जिस तरह से परफॉर्म किया, अगर जेम्स स्मिथ भी आउट हुआ था तो हैरी ब्रुक भी कुछ नहीं कर पाता, वो भी आउट हुआ था। लेकिन जेम्स स्मिथ ने आके जो हैट्रिक बॉल थी, उसने फिर आके उसको चौका लगाया और फिर उसने जो एग्रेसिवली खेला है,
क्योंकि उसे पता था यार एक ही ऑप्शन है, हमने रन्स बनाने। 84 रन से 5 विकेटें गिर गई है, और पहाड़ जितना इंग्लैंड का पर जो है वो इंडिया की सफलत है। 490 प्लस का उस वक्त ये कि इंडिया को सफलत हासिल थी। जेम्स स्मिथ ने यही सोचा कि यार मेरे पास अब ये ऑप्शन है कि मैंने अटैक करना और रन्स बनाने और कुछ नहीं करना, पीछे मुड़ के नहीं देखना कि कितनी लीडें क्या है, बस मैंने रन्स बनाने। फोकस उसने अपने ऑब्जेक्टिव पर किया। वो कहते हैं ना, मंजिल पर फोकस होना चाहिए। मंजिल पर फोकस किया उसने, और उसने एक जो बेहतरीन धमाकेदार इनिंग्स खेली है। डबल 100 डिजर्व करता था, 184 पे नॉट आउट रहा। टेल थी इंग्लैंड की, वो उसको साथ देना चाहिए था क्रिस वोक्स और ब्रैडन कार्स को एटलीस्ट। तशनगी रह जाएगी कि यार कि जेम्स स्मिथ डबल 100 नहीं कर पाए। जिस तरह से शुभमन गिल ने 269 रन की इनिंग खेली शानदार, इंडिया के 211 पे 5 आउट थे, और फिर जिस तरह से शुभमन गिल और जडेजा की रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई, तो उस पार्टनरशिप की बदौलत इंडिया 587 रन बनाने में कामयाब रहा। और शुभमन गिल की फिर जडेजा, उसके बाद फिर वाशिंगटन सुंदर के साथ शुभमन गिल की दो जबरदस्त पार्टनरशिप बिल्डअप हुई। तो जो जो दो सब्सटेंशियल पार्टनरशिप थी, जिसकी बदौलत इंडिया ने 587 रन बनाए। अदरवाइज इंडिया 211 में 5 आउट थे। मैं समझता हूँ कि 350 बहुत होता है, 350 तक इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था इंग्लैंड ने। लेकिन पार्टनरशिप ऐसी चाहिए होती है, एक 200 प्लस की पार्टनरशिप लग जाए तो ऑब्वियसली फिर वो पूरे मैच के आउटकम में भारी पड़ जाती है। आउटकम तो खैर अभी नहीं कहूँगा, लेकिन पूरे उस दिन पर वो भारी पड़ जाती है ओपोनेंट पर। तो यहाँ पर वो दो जो पार्टनरशिप, और फिर आज के दिन में जेम्स स्मिथ और हैरी ब्रुक की 303 रन की पार्टनरशिप, इन पार्टनरशिप्स ने बड़ा इस टेस्ट मैच को मजीद दिलचस्प बना दिया है। ये मैच काफ़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। इंडिया ने अगर 400 एंड अब टारगेट दी दिया तो फिर इंग्लैंड के लिए ये मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंग्लैंड ने, मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग की है। मुझे बहुत वीक बॉलिंग नजर आई इंग्लैंड की, वीक बॉलिंग अटैक, बिलखुसूस पेस मैंने नहीं देखा जिंदगी में यार। मुझे याद है कि 2022 में जो इंग्लैंड या पाकिस्तान आया था, वो फ्लैट ट्रैक्स में इंग्लैंड ने 3-0 से पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हराई थी। जेम्स एंडरसन, बहरहाल जेम्स एंडरसन जो थे, साथ में ओले पॉप और मार्क वुड ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यार मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर, ओले पॉप, इसके अलावा जैक लीच, उनके बड़े अच्छे स्पिनर है, इनके ना होने की वजह से इंग्लैंड की बॉलिंग में बड़ा फर्क पड़ा है। जोफ्रा आर्चर बड़े स्क्वाड के साथ है, लेकिन उनको प्ले की 11 में मौका नहीं मिला। लेकिन मैं देख रहा हूँ जोफ्रा आर्चर को तीसरे टेस्ट मैच में वो आते मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग बहुत ज्यादा वीक है। ब्राइटन कार्स भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। क्रिस वोक्स का पेस इतना नहीं है कि वो टेस्ट मैच के लिए क्रिस वोक्स मौजूद तरीन बॉलर नहीं है। वो ओडीआई में ज्यादा बेहतर हो सकता है या T20 में, लेकिन टेस्ट मैचेस के लिए क्रिस वोक्स, भारत सीमिंग ट्रैक्स में तो वो मौजूद तरीन होता है। लेकिन जो पिच है जिस पर मैच हो रहा है काफी ज्यादा फ्लैट है, और बैटिंग के लिए बहुत साजगार है। बॉल इतना सीम नहीं हो रहा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लिश कंडीशन में बॉल काफी ज्यादा सीम होता है। लेकिन क्रिस वोक्स उस हिसाब से बॉलिंग नहीं कर सके जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और पेस उनका वैसे भी नहीं है। जरा सा वो बैक ऑफ लाइन बॉल करते तो बैट्समैन के लिए आसान हो जाता है उनको खेलना, क्योंकि उनका पेस इतना ज़्यादा नहीं है। आपको टेस्ट मैचेस में कम से कम 140 प्लस के रफ्तार से बॉलिंग करने वाले बॉलर्स चाहिए। जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, मैं समझता हूँ इन दोनों में से ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। मार्क वुड, आई एम नॉट श्योर कि मार्क वुड क्यों नहीं खेल रहे, लेकिन इन फ्लैट ट्रैक्स में ऑब्वियसली आपको पेस अटैकर्स चाहिए होते हैं कि जो कम से कम जिनकी लाइन ऑफ लेंथ बेहतर हो, और वो यॉर्कर लेंथ इस्तेमाल करें। बॉल जब रिवर्स हो रहा हो तब उसका बखूबी अंदाज में इस्तेमाल करें। इंग्लैंड ने बहुत पुअर बॉलिंग की है, और स्पिन डिपार्टमेंट इंग्लैंड का बहुत ही वीक है। शुएब बशीर ने 45 ओवर की 167 रन दिए, 3 विकेटें मिली। क्या फायदा ऐसी 3 विकेटों का, सिर्फ एक उसकी विकेट ऋषभ पंत की थी, बाकी दोस्त ने टेल एंडर्स को निकाला। शुएब बशीर ने बहुत ही खराब बॉलिंग की, और लाइन बहुत ही पुअर थी उसकी। उस तरह से वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सका, उस तरह से वो प्रेशर नहीं डाल सका इंडिया के बैट्समैनों पे। स्पिनर अगर आपका प्रेशर नहीं डाले तो यार फिर दाल में कुछ काला है ऑब्वियसली। इवन इंडिया के भी आप देख ले तो इंडिया के स्पिनर्स ने भी कुछ नहीं किया। जडेजा वॉज विकेटलेस, वाशिंगटन सुंदर वॉज विकेटलेस। जडेजा ने 17 ओवर्स किए, 70 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। और वाशिंगटन सुंदर ने 14 ओवर्स किए, 73 रन दिए और कोई विकेट नहीं ली।
इंडिया के स्पिनर्स भी जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है। कुलदीप यादव जैसा बॉलर लेफ्ट आर्म चाइना में वो स्क्वाड का हिस्सा है और बेंच पे बैठा हुआ है, तो उससे अंदाज़ा लगा लें आप। इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आया मुझे, बहुत ज़्यादा वीक। हालांकि इंडिया के स्पिनर्स आपको पता है कि मशहूर ज़माना है। 14 दिन कल का बड़ा मज़ा आने वाला है और पहला सेशन काफ़ी अहम होगा दोनों टीमों के लिए। और देखिए पहले सेशन में अगर इंडिया की अगर कोई विकेट नहीं गिरती है, एक आध विकेट ही गिरती है, तो फिर मैच इंडिया के हक में जाता नजर आएगा। लेकिन अगर इंग्लैंड 3 से 4 विकेट पहले सेशन में ले लेता है तो फिर मैच फिर मजीद दिलचस्प हो जाएगा और इंग्लैंड के थोड़ा बहुत हक में जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर भी इंडिया का मैं कहता हूँ कि पलड़ा अभी भी बहुत भारी है, क्योंकि जिस टीम को 180 रन की सब्सटेंशियल लीड मिल जाए मजबूरी तौर पर, तो फिर उस टीम के पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल कर ले। और इंडिया के पास मैं समझता हूँ ये आउटसाइड चांस है कि टेस्ट मैच जीतने का। सो लेट्स सी कल क्या होता है, जो कल का दिन ही बताएगा। तो देखते रहिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच सीरीज।